अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शारे दस्तूर। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आज केवान हामिद साहब की एब्सेंस में ये खिदमात में सर अंजाम दूंगा और सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में मईशत और मईशत की ज़बूं हाली, मुआशी अदम इस्तेहकाम। हम बार बार ये बात कहते रहे कि हम इकनॉमिक सॉवरेनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम एक सॉवरन स्टेट हों, हम अपनी इकॉनमी और अपने फ़ैसले ख़ुद करें, लेकिन बदकिस्मती से हम पे फ़ैसले सादिर किए जाते हैं और हम आलमी मालियाती बैंक के इस वक्त चुंगल में हैं। और इस चुंगल की एक वजह सिर्फ एक सियासी जमात नहीं है, बल्कि तमाम सियासी जमातें हैं। 2014 में जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो हमें बड़ी अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा था कि हमने IMF को बाय बाय कह दिया है। और उसके बाद बहुत अच्छी तरह हमें ये भी याद है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली थी तो वो जो हमारे मईशत के सुकरात हैं असद उमर साहब, वो भी ये फरमाया करते थे कि हमने IMF को बाय बाय कह दिया है, अब हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे। उस डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह से या उस डिले होने की वजह से हमें पहले साल में बहुत ज़्यादा मुआशी अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ा और उसके बाद उस फैसले को रिवर्स करना पड़ा, बैकफुट पे जाना पड़ा। उसके बाद ये सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ तब जब हमने पेट्रोल पर सब्सिडी दी, और वो सब्सिडी दी जिससे हमें न सिर्फ हमारे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा, बल्कि IMF जो कि जुड़ा हुआ है दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, यानी जब तक आप IMF का बेल आउट पैकेज या उसे फाइनल नहीं करते, डिस्पोज ऑफ नहीं करते, तब तक आपको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देता, बेल आउट नहीं करता। ये बात समझने की ज़रूरत है। इस वक्त जो कड़वी गोली है, ये कड़वी गोली अवाम ही खाएगी और कड़वा घूंट अवाम ही पिएगी। सियासतदान, एलीट, माफिया, ब्यूरोक्रेसी और वो लोग जो ज़रा मतवसत तबके से हैं, थोड़े हैंडसम सैलरीज वाले हैं, वो ये बोझ उठाने के लिए तैयार होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज भी है और कॉपरेट भी नहीं कर रही है। एक बदकिस्मती ये है कि हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं करते। हम स्टेट और हुकूमतों को मौरूद इल्ज़ाम ज़रूर ठहराते हैं, लेकिन कभी खुद हमने एहतसाब अपना नहीं किया कि हम क्या गैर ज़रूरी बिजली का इस्तेमाल नहीं करते, पानी का बहाव और गैर ज़रूरी तौर पर पानी का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे हमारे कई इलाकों में ऐसे लोग हैं जो बलूचिस्तान की स्केटेड पॉपुलेशन है, इंटीरियर बलूचिस्तान, सिंध, इवन कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। हम हुकूमत को सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमारे घर के सामने कूड़ा पड़ा हो हम वो उठाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम खुद एहतसाबी नहीं करते। लेकिन हुकूमत को बिल्कुल मौरूद इल्ज़ाम इसलिए ठहराना है कि स्टेट माँ की तरह होती है और माँ खुद कर्ज लेकर, मुसीबतें झेल कर भी अपने बच्चों को एक शेल्टर और एक साया मुहैया करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। बदकिस्मती से अरसे दराज से ये देखा जा रहा है कि इस स्टेट को भी आवाम चला रही है, कि बजाय कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, आवाम ही स्टेट को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। किस तरह दे रही है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए दे रही है, सेल्स टैक्सेस की तरह दे रही है, लेकिन रिटर्न में उन्हें क्या मिलता है? कोई मुफ्त तालीम नहीं, सेहत की कोई मुफ्त सहूलियात उन्हें नहीं मिलती। उनके बच्चे और इवन के सेहत के मामले में भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता। तभी एक ट्रस्ट डेफिसिट है, अवाम का एतमाद का फुकदान है। इस एतमाद के फुकदान की वजह से हमारा रेवेन्यू टारगेट कभी पूरा नहीं होता। IMF ही हमें बेल आउट का कहती है, IMF ही हमें मुख्तलिफ कंडीशंस हम पे लगाती है और वही हमारा रेवेन्यू टारगेट भी सेट करती है। क्या ये एटॉनमी जिसका हम एक सॉवरन इकोनॉमिक स्टेट की बात करते हैं, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? उसकी तरफ पेशरफ्त हो सकती है? क्या हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते? क्या हम अपना बजट खुद नहीं बना सकते? जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराती है। नो डाउट मौजूदा हुकूमत के लिए जो क्राइसिस था, बहुत बड़ा क्राइसिस था। अब उन्होंने ये क्राइसिस क्यों, ये बेड़ा क्यों लिया और क्यों इन्होंने इसने बड़े महाज पर, बल्कि कई महाज उन्होंने खोले अपने लिए खुद ही, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। और इस वक्त जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब, जो कि बिल्कुल नीचे देखने के लिए तैयार नहीं है, किसी किस्म की नेगोशिएशन, कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनमें नज़र नहीं आती। मेरी अना को जो करे फना, मुझे वो पनाह नहीं चाहिए, ये खान साहब का मौक़िफ़ है। और इसी मौक़िफ़ की वजह से आज पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, जबकि हमें पब्लिक की बात करनी चाहिए। मेरा इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँगा, लेकिन एक बात करते हुए आगे बढ़ूँगा कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम पब्लिक के नुमाइंदे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। पॉलिटिशियंस कहते हैं, खान साहब भी यही कहते हैं, उनकी जमात भी कहती है, दीगर हमारे लीडरान कहते हैं, उनकी जमात भी यही कहती है। क्या पब्लिक इंटरेस्ट में भी पोलियो पॉलिटिक्स जैसी सियासत की कोई गुंजाइश है? यानी एक मैं समझता हूँ पैरालाइज किस्म की पॉलिटिक्स है कि यानी आपने तनकीद करनी है, तनकीद बराए तनकीद करनी है। अगर बजट पास होता है तो पंजाब में क्या सूरत हाल होती है, आपके सामने बजट पास नहीं होने दिया जाता। यानी अगर आपकी अपनी अना है, अपनी रंजिश है, पॉलिटिकल आपका एक दूसरे के साथ कोई टसल है,
लेकिन उसमें आप आवाम को क्यों पीसते हैं? ये बजट तो आवाम के लिए होता है। तो अवामी नुमाइंदे किस हद तक आवाम की खिदमत करते हैं, इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। और इस वक्त खान साहब जो है वो एक टकराव की कैफियत में नज़र आ रहे हैं और एक टकराव की सियासत करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि टकराव की सियासत जो है वो मुनासिब नहीं है। जिसने भी चाहे ईंट से ईंट उसने तोड़ी और फिर जोड़ी, या जिन्होंने पहले कहा कि जी वोट को इज़्ज़त दो, फिर उन्होंने किस तरह इज़्ज़त दी, किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे। अब तो ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि हमारा सिस्टम सिस्टमेटिक नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम के अंदर एक इंटरवीन और इन्फ्लुएंस था है। अब ये कमिटमेंट्स तो नज़र आ रही हैं कि न्यूट्रलिटी नज़र आ रही है, बट आई थिंक अब भी थोड़ा सा इबाम बाकी है। और अब इबाम की वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो मानने के लिए तैयार नहीं और सिर्फ जुडिशल कमीशन तक वो कहती है कि वही फैसला कर सकता है, सजेशन दे सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चले। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीदा फैसल साहिबा, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। एरिड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पढ़ाती भी हैं, अरसे दराज से दरस व तदरीस से आप मुंसलिक रही हैं, तो इससे भी इस्तिफ़ादा करेंगे। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं अर्दिल अजीज़ मलिक अजमत खान साहब, आपको खैबर न्यूज़ की स्क्रीन पर हमेशा दिखाई देते हैं और स्टेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉर्मर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अजमत खान साहब। और कुछ ही देर में हमें नईमा किश्वर साहिबा भी ज्वाइन कर लेंगी, फार्मर मेंबर कौमी असम्बली और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मेंबर सूबाई असम्बली हैं। JUI से आपका ताल्लुक़ है, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। मैडम, सबसे पहले एक थोड़ी सी इंट्रो का मकसद ये था कि थोड़ा सा हम अपना जो सब्जेक्ट है उसको ज़रा वाज़े करें। आज थोड़ा सी गैर रिवायती कुछ गुफ्तगू हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बने। तो ये बताइए मैडम, ये जो मईशत का खेल खेला जा रहा है, अल्फाज का गोरख धंधा किया जा रहा है, एक बात तो हमें समझ आ रही है कि 1110 के करीब एक सर्कुलर डेट था, पिछली गवर्नमेंट छोड़ कर गई थी, आज वो 2500 के करीब पहुंच गया। करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपे से बाहर है, फिजिकल डेफिसिट भी हम देख रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट भी हम देख रहे हैं। ये सारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसमें आप क्या समझते हैं? मैं कसूरवार हूँ, अवाम कसूरवार है, हुक्मरान कसूरवार हैं, या हम पे एक आलमी मुसल्लत करदा एक मालियाती इदारा है जो इस वक्त हमारी इकॉनमी को कैप्चर करना चाहता है? डॉक्टर सजाद, आपका इंट्रो बहुत अच्छा था। ज़्यादातर जो इश्यूज़ लाक हैं हमारी इकॉनमी को, वो पॉलिटिकल इकॉनमी के हैं, तो आपने बेहतरीन तरीके से उसका समेशन दिया है। मैं कुछ बातें और फर्दर आप क्लैरिफाई कर देती हूँ। और अगेन, मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो इसलिए ये है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो प्योरली वो है जो कि एक एकेडमिक का हो सकता है, यानी कि एक मतलब मईशत के बारे में कुछ मैं आपको फंडामेंटल्स उसके बताना चाहती हूँ, उसके सतून बताना चाहती हूँ। देखिए, मईशत को अगर आपने समझना है, उसके दो बहुत अहम सतून हैं। एक सतून उसका प्रोडक्शन का है और दूसरा उसका एक्सपेंडिचर्स का है, यानी कि मॉनेटरी सिस्टम्स एंड द फिस्कल सिस्टम्स। ये दोनों चीज़ें जो हुकूमत चलाती है और जो पैसा जो स्टेट बैंक के थ्रू आता है, अभी दीज टू आर इंडिपेंडेंट। अब बात यह है कि हुकूमत जो है, जहाँ तक उसका ताल्लुक है, उसको क्रिएट करना होता है ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ को हम किस तरीके से फाइनेंस करते हैं, दैट ऑल, उसका जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है, जो इंटरेस्ट रेट के साथ चीज़ें ताल्लुक है, इन्फ्लेशन अगेन जो आप कहते हैं, यानी अफरात ज़र, वो सारी चीज़ें आपको मॉनेटरी साइड पे आती हैं। बात है इन दोनों के अंदर तनासुब पैदा करने की, यानी कि स्टेबिलिटी। एट वन साइड यू हैव ग्रोथ, एक तरफ आपका ग्रोथ है, शरह नमू है, और दूसरी तरफ आपका इंटरेस्ट रेट है, और इसी तरह आपके जो दूसरे इशारे हैं, जैसे कि आप मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे स्टेट बैंक की पॉलिसी है, जिस किस्म आप जो डेट वगैरह की बात कर रहे थे, वो दूसरी तरफ आती है। यानी कि डेट की वजह से, डेट इसीलिए ली जाती है, डेट का रीज़न यही होता है कि आपकी जो शरह नमू है, यानी कि आपकी जो ग्रोथ है, उसको किसी तरीके से सस्टेन किया जा सके और बढ़ाया जा सके। देखिए, एट द मोमेंट जो हमें मसला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जो आपको इम्बैलेंस नज़र आता है, अगेन फिस्कल साइड का इशू, ये इसका बहुत हद तक इसका मसला ये है कि इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारी उस लेवल की नहीं है। और इंपोर्ट के अंदर भी क्योंकि हमारा पेट्रोलियम का बिल जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा बिल है, तो देयरफॉर, और वो उसके अंदर एक इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से एकदम सडन जो है वो जंप आया है। तो इट इज व्हाई वो इम्बैलेंस बड़ा अहम आपने बात की और बहुत आसान अल्फाज में आपने समझाने की कोशिश की। मैं ऐड करता हूं, आप कंटिन्यू कीजिएगा जी। इंपोर्ट
हमारी ज़्यादा क्यों है एज कंपेयर एक्सपोर्ट से? क्या इसकी एक बहुत बड़ी वजह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है हमारी? नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा जो हम देखें ना जी, हम ख़ास तौर पे पेट्रोलियम और दूसरी बहुत सारी मसनूआत जो कि हमारी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, खाने पीने की अशिया के अंदर आजकल चाय की बड़ी बात हो रही है, तो वी आर मतलब इसकी तो इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट के ऊपर काफ़ी दहाइयों से काम होना चाहिए था। वाई आर वी स्टिल डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, यू नो, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर तो बहुत अरसे से काम है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और फिर एक्सचेंज रेट भी हो जाए ज्यादा तो फिर तो और मसला है ना। आप एक्सचेंज रेट को, मॉनेटरी साइड का प्रॉब्लम है, उसको जब कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो आपका नेसेसरली असर दूसरी साइड के ऊपर भी पड़ेगा। यानी कि आपका शरह नमू, वो उसको समझने का एक और तरीका है नेशनल इनकम, यानी कि आपकी कौमी आमदन। वो कौमी आमदन अगर तेजी से बढ़ेगी तो चाहे इन्फ्लेशन बढ़ रही हो, उस तनासुब से लोगों की तनख्वाहें भी साथ साथ। मैडम एक आइडियल, ये तो आप एक आइडियलिज्म की तरफ चली गई, एक आइडियल सोसाइटी की बात चली गई। हम मतलब तवीलुल मुद्दती लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, कुछ क्रिएट करें, इनकम जनरेट करने की आप बात करती हैं, तो फिर ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव किधर जाएगा? ये तो हमारे वोट के उसूल का मतलब, अगर हम 25-30 इयर्स की कोई प्लानिंग सॉर्ट आउट करते हैं या उस पर काम करते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन के जी आप सही कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इशू को तो प्रायोरिटाइज किया ही नहीं जा रहा। यहाँ तो मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इज पॉलिटिकल। हालांकि जो सिचुएशन है इकोनॉमी की, इससे निकलने का एक ही तरीका है कि इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज किया जाए। यानी जिस चीज़ से भी आपको ग्रोथ मिलती है, चाहे वो स्टेबिलिटी है या यू नो वो आपकी बिजनेस सेंटिमेंट है, उसके लिए सैक्रिफाइसेस देनी चाहिए आपकी अशराफिया को। और आपकी जो ये जो हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया। मलिक अजमत खान साहब, सवालात तो बहुत हैं, भले आप रिस्पॉन्ड करना चाहें मैडम को ज़रूर कीजिएगा, लेकिन सवाल ये है कि दिल नादाम बार बार धोखा क्यों खाता है? हम क्यों बार बार कड़कती धूप में झुलसते बदन में खड़े होकर लाइनों में वोट देते हैं, इस आसरे पे, इस ईमा पे, इस ख्वाहिश पे कि शायद मेरा मुंतखब नुमाइंदा मेरे दुखों का मदावा या मेरे ज़ख्मों पर मरहम पट्टी करेगा, और वो आकर अपनी जो आसाइशें हैं, जो प्रोटोकॉल है, जो पेट्रोल है 3500 सीसी की 6-6 10-10 गाड़ियाँ हैं वो कम होंगी, और मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, उसको मुफ्त तालीम मिलेगी, मुफ्त सेहत की सहूलियात मिलेंगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। मायूसी ही मायूसी है। ये ट्रस्ट डेफिसिट कब ख़त्म होगा? ये एतमाद का फुकदान जो गवर्नमेंट्स और अवाम के दरमियान है, इसके खात्मे के लिए कौन से इकदाम हैं जो अब तक नहीं किए? आपका भी अरमान है कि ये कर लेना चाहिए। यस डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली जो मैडम ने बात की मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ। वो बुनियादी काम है, जब तक वो हम शुरू नहीं करेंगे तब तक हम कोई बेहतर मईशत इस मुल्क में नहीं दे सकते। ये बॉल पॉइंट जो मैडम के सामने पड़ा है, ये भी हम नहीं बना सकते, ये भी कहीं और से आता है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम पाकिस्तानी होते हुए अपना कुछ नहीं बना रहे, पेंसिल तक की हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमें प्रोडक्शन चाहिए, जो मैडम ने कहा, प्रोडक्शन हम अपना करें। चाइनीज़ हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुए, जब वो मेहनत करते हैं, हर चीज़ खुद बनाते हैं, तो आज वो कहाँ से कहाँ खड़े हैं। हम रूस गंदम के लिए जा रहे हैं जी। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी जी, सुभान अल्लाह। गंदम, कपास, पूरी दुनिया में हमारा जो एक नाम था, इंफरादियत थी। अभी हम क्या एग्रो बेस्ड इकोनॉमी खुद को कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। आजकल तो वो जानवर भी हमारे पास वो नहीं रहे, ऑर्गेनिक, वो जो नेचुरल प्रोसेस से थे, भेड़ बकरियाँ वगैरह, मुर्गियाँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, जो लोग महसूस कर रहे हैं, वो मैं भी उनमें से हूँ। मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मैं भी जब पिछले साल गाड़ी में मैं 2000 का पेट्रोल डाल के तो मैं पूरे गमी खुशी में हाजिरी लगा देता, आज वो काम 5-6 हज़ार पे हो रहा है। थोड़ी देर पहले हमारी टीम में से किसी के साथ मैंने जिक्र किया कि मैं 4000 का पेट्रोल डलवाता था तो 2-4 दिन मेरा गुजारा हो जाता था। ठीक है, अब सैलरी तो वही है लेकिन तो अब पेट्रोल मुझे 7000 का डलवाना पड़ा। आमदन वही है, चीज़ें महंगी हो रही है। बुनियादी वजह क्या है? आवाम को तो आप नहीं कह सकते कि ये आपकी वजह से। बुनियादी वजह ही हुक्मरान है, हुक्मरान है। और इस मुल्क के वो तबकात है जिनके हाथ में ये मईशत होती है, जो बना सकते हैं और जो बिगाड़ सकते हैं इसको। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, हुक्मरानों में अच्छे हुक्मरान भी आए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसा हुक्मरान था कि इस मुल्क की मईशत आज भी उनकी वजह से चल रही है।
दिफा भी उनकी वजह से है। बैरूनी मुल्क लाखों लोग पैसे कमा रहे हैं। ये पॉलिसी जुल्फकार अली भुट्टो ने दी थी, जो आज रेमिटेंस कहाँ से मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान हुकूमत में आए 2018 में, उससे पहले भी मैं आपके टॉक शो में बोलता था, उसके बाद भी बोलता था और क्लियर कट बोलता था कि तबाही हो जाएगी। सजाद साहब, डॉक्टर साहब, आप किसी के साथ IMF के साथ डील करते हैं, डील ऐसे ही होता है जैसा आप किसी दुकानदार के साथ जाकर महीने का सौदा पहले से तय करते हैं। अगर आप डील गलत करते हैं, महंगा करते हैं, महंगे तरीन शराइत पर करते हैं, तो वो डील आपके सर के ऊपर आकर गिरेगा। पेट्रोल 250 रुपए पे 300 पे जाएगा। अगर आप बेहतरीन तरीके से डील करेंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब ये आप हुक्मरान पे मुनहसर है। चले मैं इस पर इस डील के हम उस वक्त खिलाफ थे। और अगर इमरान को आपने देखो, अब इमरान खान उसी IMF के साथ की जो डील है वो तो उनका जाती नहीं है ना, रियासत का डील है। हम उसको आगे नहीं लेकर जाएंगे तो हम कहाँ बैठेंगे फिर? ठीक है, कोलैप्स कर जाएंगे, माशियत श्रीलंका बन जाएगा पाकिस्तान, खुदा ना करे, खुदा ना करे। मैं ये चाहता हूं। तो अब हम मलिक साहब, बातें आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं अफसोस से ही कह रहा हूँ, यू आर द पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, यू आर नॉट आउट ऑफ इट। मैं नहीं हूँ, मैं खुद को मैं देखो, मैं एक चीज, मैं नहीं हूँ। आप रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। कमर जमान कायरा साहब ने वैसे आज अच्छी खबर दी है, अल्लाह करे मैं वजीर, पेट्रोल मजीद महंगा नहीं हो। मैं वजीर होता, अंदर बैठा होता, तो मैं इन सब चीजों को मैं बता देता कि ये क्या कर। ठीक है, फिर आप भी उसी तरह होते, नूर आलम खान की तरफ हो जाते जी। नईमा किश्वर साहबा, आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि इस हुकूमत को बनाने में और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से अब तक कोई पशेमानी, कोई अरमान, कोई अफसोस तो नहीं है कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्योंकि ये तो डूबती हुई नैया और गंगा मैया भी थी, तो ये आप लोगों ने ये बेड़ा तो उठा लिया, लेकिन अब मुश्किलात आप लोगों के लिए बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जब तक आपको IMF ग्रीन सिग्नल नहीं देगा, पाकिस्तान की मईशत में स्टेबिलिटी कहीं नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये मौलाना साहब ने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। मौलाना साहब ने बार बार इस बात की तरफ इशारा किया था कि मुझे फिक्र है कि जब दूसरी गवर्नमेंट जो भी आएगी, नो कॉन्फिडेंस आने से पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन भी हुआ और अगली हुकूमत आएगी, मुझे फिक्र है कि वो मईशत को कैसे संभालेगी। उन्होंने हर इंटरव्यू में, हर स्पीच में इसी तरफ इशारा किया था। जब भी उससे पूछा जाता था तो वो ये कहता था कि मुझे फिक्र है आने वाली हुकूमत की, कि वो कैसे इस मईशत को संभालेगी, कैसे वो इस मुल्क को संभालेगी। तो हमें फिक्र पहले से थी, हमें अंदाजा था कि किस नहज पे जो ये नालायक और ये नालायक लोग जिस स्टेज पे इस मुल्क को लेकर, किसने आपको फोर्स किया नईमा किश्वर साहिबा? आप लोगों को किसने मजबूर किया? मजबूर नहीं किया। अगर और भी ये 2-3 साल इन लोगों के पास ये हुकूमत रहती तो अब तो किसी तरह हम इसको संभाल सकते हैं, वरना फिर इसका संभलना ही मुश्किल हो जाता है। मौलाना साहब ने ये भी कहा था नईमा किश्वर साहिबा कि खिजां जाए बाहर आए ना आए, खिजां तो चली गई। तो जाहिर है, अगर ये तो तूफान आ रहा है, फिलहाल नजर तो तूफान आ रहा है और आंधी आ रही है बाहर। अभी तो हमने सिर्फ खजा को रुखसत किया है। इसके बाद अगर तूफान आ जाता और उजड़ जाता तो फिर तो हमें संभालने का कोई हमें ऑप्शन ही ना रहता। अब अगर तो आप इस हाथ पाँव मार सकते हैं ना। नईमा किश्वर साहिबा, अगर आपको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं थी और आप समझती थी कि ये बेड़ा हमें नहीं उठाना चाहिए, और मौलाना साहब भी बार बार कहते रहे, तो फिर मौलाना असद महमूद, मौलाना वासे, मौलाना अब्दुल शकूर जो है वो अब कैबिनेट का हिस्सा है। तो नहीं, हम तो रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं। हम तो अभी भागने वाले नहीं है। हम तो ये नहीं कह रहे कि हम रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहे, हम तो रिस्पांसिबिलिटी ले रहे। अब अगर हमने हुकूमत ली है तो अब तो हम तो अब तो इतना तो हम में हिम्मत है कि हम हाथ पाँव मार सके। अब तो हम ये कम से कम सोच सकते हैं कि हम बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर अब इसके बाद भी हम इन लोगों को दे देते हुकूमत, तो हमें फिर उम्मीद ही न रहती कि इस मुल्क का कोई बच सकता।
आप हमारे फॉरेन पॉलिसी को देखे, आप हमारी इस मईशत की हालत को देखे, ठीक है, इनके IMF के मुआवजों को देखे, अगर ये 2-3 साल और भी हुकूमत करते, बल्कि इनका तो इरादा अगला 2026 और पता नहीं 28 और से आगे का इरादे थे, अगर ये लोग उस वक्त तक भी रहते, जिस तरह अब भी ये इनके बयानात आ रहे हैं कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, हमारा फौज तकसीम हो जाएगा, अगर इनके ये इरादे हम पूरे करने देते तो क्या ये हमारे मुल्क के साथ हम कह सकते हैं बादशाह सलामत है, कह सकते हैं बादशाह सलामत, कुछ भी कह सकते हैं। आप लोगों अगर करते तो फिर पता चल जाता। मैं दोबारा आपकी तरफ नहीं, मैं किश्वर साहब आऊँगा, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब जो है उनको ब्रेक लेनी होती है, मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है, और असर हाजिर का तकाजा भी है कि एक ब्रेक ले ली जाए। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं मईशत, सियासत, माशरती और समाजी इंसाफ और नाइंसाफ के दरमियान जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं, और ख़ास तौर पर मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसमें मईशत जिसे हमने अपनी तरजीहात में शामिल नहीं किया। और डॉक्टर फरीदा फैसल ने ये बात की जो कि दिल को छू लेने वाली बात है कि हम प्रायोरिटाइज़ क्यों नहीं करते, क्यों हम अपनी तरजीही बुनियादों पर अपने माशी आदाफ का तयन नहीं करते। डॉक्टर फरीदा साहबा, सवालात तो बहुत सारे हैं मईशत को लेकर, एक बात समझ में आज तक नहीं आ रही है, ये IPPs किस बला का नाम है, क्यों इन IPPs के चुंगल से हम नहीं निकलती? गर्दिशी कर्जा हमारा बढ़ता जाता है, गैप तो डेफिनेटली नज़र आता है कि आपकी प्रोडक्शन कास्ट कुछ और होती है, फिर आप उसको सब्सिडाइज करते हैं, फिर लाइन लॉसेस का भी मसला होता है। हम क्यों शिफ्ट नहीं करते अपने फर्नेस ऑयल के ये पावर हाउसेस को? क्यों हमारे पास 750 किलोमीटर कोस्टल बेल्ट पड़ा हुआ है, विंड एनर्जी से हम बिल्कुल बिजली पैदा नहीं करें, हाइडल पे तो चलें जो होता रहा, अभी दासू बादशाह वगैरह और ये अब गए भी थे, काम उस पर तेजी से होना चाहिए, काला बाग तो पता नहीं क्या नजर हो गया, पोलिटिसाइज होता गया। हम जब तक सर्कुलर डेट से नहीं निकलेंगे, आम आदमी को इस बात की समझ नहीं आती, जब तक हम करंट अकाउंट डेफिसिट से बाहर सरप्लस में नहीं जाएंगे, हमारे मसाइल बढ़ते ही जाएंगे। कैसे सर्वाइव करेंगे ये सब कुछ, कैसे हम टैकल करेंगे? सही कह रहे हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल जो इश्यूज होते हैं ना इकोनॉमी के, इनको स्ट्रक्चरल इश्यूज कहा जाता है। मसलन सर्कुलर डेट हो गई, मसलन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, रिफॉर्म्स लानी थी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कुछ हद तक देखिए, वेयर पिछली हुकूमत, लेट्स गिव इट द क्रेडिट, मेरे हिसाब से क्या क्रेडिट? उसका क्रेडिट ये है कि उनका जो ग्रोथ रेट था वो एक्चुअल था, एंड इट वाज क्वाइट, आप कहें कि गिवन द सर्कमस्टांसेस एक अच्छा नहीं, 4.1% नहीं, इट इज अराउंड 6%, जो कि काफी हेल्दी ग्रोथ रेट था। मैडम 6% कभी ग्रोथ रेट नहीं रहा है, 5.1 तक था, क्योंकि ये ग्रोथ रेट जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी बिफोर कोविड वो था -7। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, 4.3 का मैं, आई एम सॉरी, बट द थिंग इज कि ये चीज तो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, सो लेट्स नॉट गो बैक देयर। देखिए, हम चाहते ये हैं कि ये नई हुकूमत जहां पे उनकी गलतियां थी उनको सवारे, ना कि जो वो जहां पे पॉजिटिव, क्या गलतियां, जहां पे देखिए जो पॉजिटिव्स हैं उनको भी करते हैं ना, ताकि उसके साथ साथ ये बात एक्नॉलेज कर दिया। जी, देखिए, एग्रीकल्चर वाज डूइंग वेल, कंस्ट्रक्शन बाहर से मंगवा रहे हैं, ये एग्रीकल्चर तो मैडम, एक्सक्यूज मी, गन्नम हम बाहर से मंगवा रहे हैं। देखिए, गंदम एक दफा अफगानिस्तान ले जाकर वापस लाए, वेजिटेबल इन्फ्लेशन और खास तौर पर रूरल इन्फ्लेशन तो मैं भी बोल नहीं सकता, सर पकड़ के लोग बैठ जाएंगे। कोई एक काम उन्होंने अच्छा नहीं, आई एम सॉरी, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो जो है आपके शुगर माफियाज को भी उन्होंने एड्रेस किया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, और उसके बाद यूरिया और खाद ब्लैक में मिलती रही है इस मुल्क में, हमारी अपनी प्रोडक्शन। वर्स देन दैट जी, आपके फिगर्स जब आपके सामने हैं और उसको एक्नॉलेज करती है ये हुकूमत भी, आप एग्रीकल्चरल ग्रोथ के फिगर्स देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रही, देखिए जहां प्रॉब्लम है उस चीज को एड्रेस करें, रादर देन यू नो ट्राइंग टू, जो आप खुद ही कह रहे थे कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की बहुत सारी टेक्निकल ग्राउंड पे ना मैडम, ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या आया? अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आई, एग्रीकल्चर इंप्रूव किया, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये आया कि हम गंदम जाकर जो है वो रूस से जाकर ले रहे हैं, कपास की क्या हालत होगी, किसान हमारा रो रहे, प्रोटेस्ट करते रहे वो। डॉक्टर साहब, एक फिक्रा जी प्लीज जल्दी क्विक, ताकि मैं मैडम की इजाजत, मैडम कोई पीटीआई गवर्नमेंट ने यह किया कि गंदम और शुगर को अफगानिस्तान बेचकर वापस महंगे दामों लिया। हाँ, ये पहले एक्सपोर्ट किया फिर इंपोर्ट किया, वो तो खुद उस पर तहकीकात भी होनी। आपसे मैं यही कह रही हूँ कि स्मगलिंग को कंट्रोल ना कर सकना वो उनके गवर्नेंस के फ्लॉज थे। स्मगलिंग से नहीं मैडम, स्मगलिंग नहीं था, इंटेंशनली और डेलिबरेटली हुआ, बाकायदा तौर पे इन्होंने कहा कि हमारे पास
पॉलिटिशियन। नहीं, टेक्निकल बात कर रही हैं, अगर कोई से एग्री ना हो या हो वो अलग सवाल है। लेकिन आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैडम बात कर रहे, मैडम के नोटिस में ला रहा हूं और कोई बात नहीं। देखिए ना, बात ये है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है जो इन लोगों ने भी ओन किया है, ये फिगर्स तो उसके अंदर कोटेड है ना। तो जो एरियाज विच वर डूइंग रिलेटिवली बेटर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमी के दो हिस्से होते हैं, उन्होंने हायर ग्रोथ रेट को हासिल किया एट द कॉस्ट ऑफ द मॉनेटरी साइड। ये जो आप सारे देख रहे हैं ना, ये इम्बैलेंस इन करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह, वो इसलिए कि इंपोर्ट्स को जब बढ़ाया जाता है तो उससे आपको इन्फ्लेटेड ग्रोथ वो डेफिनेटली मिलती है। सो हमने कोशिश ये करनी है कि ग्रोथ एलिवेटेड रहे, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपकी मॉनेटरी वाली साइड है उसको हम किसी तरह कंट्रोल कर लें। अब वो मुमकिन नहीं है जब तक आपके पास, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आईएमएफ पे हम डिपेंडेंट हैं अभी भी। तो वो वल्नरेबिलिटी हमारी है, मौजूद है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इश्यूज जो मैडम हमारे मुल्क के मईशतदान, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लेजिस्लेटर्स, हमारे इवन की बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करने जा रही थी स्टेट बैंक के उस ऑटोनमस पेपर को, जिसमें कि पूरी मईशत हम आईएमएफ के हवाले कर रहे थे। देखिए सुनिएगा मैडम, आईएमएफ के बगैर बोर्ड ना बनना, बोर्ड के फैसलों को चैलेंज ना करना, उसके जो सरबराह हैं उसको आप पूछ ना सकें, यानी ये सारी चीजों को तो बाद में निकाला गया, लेकिन पहली दफा उसको ऑटोनमस करने के चक्कर में हमने जो तबाही देखी, जाते जाते 13.45 जो है हम इंटरेस्ट रेट को पहुंचा दिया। 5.8 पर तो नून लीग छोड़कर गई थी। ये 3.2 पर छोड़कर गए थे, जो 5.8 हुई, उस 5.8 को माइनस पर लेकर गए उस वक्त जबकि कोविड पाकिस्तान में एक केस भी नहीं आया था। मैं अर्ज करता हूं, मैं ऐड करता हूं डॉक्टर साहब आपकी बातों के साथ। देखें, इमरान खान जब कंटेनर पर बोले कि आईएमएफ जाने से बेहतर है खुदकुशी करूंगा, फिर एक साल डिले करके, नहीं सर सिंपल, फिर एक साल डिले किया उसने। 2018 के जैसी हुकूमत संभालती ही सबसे पहले उसने जाकर आईएमएफ के साथ बैठना था, ताकि मुनासिब शरह सूद पर उसे, उन्होंने डिले किया 9 माह 10 माह के करीब उन्होंने उस डिले की वजह है कि इन्होंने बाद में उनके साथ 300 रुपए पर लीटर पेट्रोल भी एग्री हो गए, मिट्टी के तेल भी एग्री हो गए, डीजल भी एग्री हो गए। ये बात ऐसा नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी, मैडम को कह देने देना अगर एग्री नहीं, आप बताइए ग्राउंड रियलिटी है। आई थिंक कि देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट पे है, मौजूद है, ये मुआहिदा है। ये कोई मैं अपनी तरफ से तो नहीं फिगर बता रहा। मैं चाहता हूं कि वन बाय वन करें ताकि समझ भी सबको हम बात करते हैं। मैं इसके ऊपर कमेंट इसलिए नहीं कर सकती कि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। आपने मुझसे बात ये की कि सर्कुलर डेट से आप बात शुरू की थी। देखिए, आईपीपीज को ये मुआहिदा देना कि उनको जो है कैपेसिटी पेमेंट्स दी जाएगी, ये तो इशू है जो इससे पहले वाली हुकूमत का है। मैं कह ये रही हूं दैट इट इज इनफ। एक सवाल करूंगा फिर मैं, मैडम वो आपको मैडम क्योंकि मैं चाहता हूं, ये पॉलिटिकल नहीं है आपका, तो डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी मैडम की तरफ जाऊंगा। ये कहा जाता था, डॉक्टर साहब एक सेकंड, कितने वजीर खजाना बदले हैं इमरान खान ने, क्यों बदले? ठीक है, वो खैर ये वाज़िह सबूत है कि कप्तान से बदले थे। नहीं वो कुछ और कह रही है, वो टेक्निकल। मुझे सर ये बताइए, ये हुकूमत तो 2.5 साल तक ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि 11,000 मेगावाट बिजली जो है वो हमारी कौमी ग्रिड में शामिल हुई है, वो तैयार ही नहीं थे। फवाद चौधरी साहब कहते थे बिरयानी के पैकेट थे कि जो साथ लेके चले गए, ये हो गया वो हो गया। उनका काम प्रोडक्शन, उन्होंने अपने हिस्से का काम किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं किया। पिछली हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये, उन्होंने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पर रत्ती बराबर काम नहीं किया, उन्होंने लाइन लॉसेस पर कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने चोरी को नहीं बचाया, उन्होंने नई ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछवाई। आज हमें ये लॉस हो रहा है। देखिए जी, सर्कुलर डेट उन्होंने कहा यह कि आईपीपीज के साथ वो रीनेगोशिएट कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, जो होना चाहिए। आई एम नॉट देयर स्पोक्समैन, व्हाट आई एम सेइंग इज कि उनसे भी एक ही बात सुनते थे, यू नो, अनइम्प्रेसिव किस्म की यू टर्न टाइप पॉलिसीज, कभी एक चीज कभी दूसरी चीज, कोई सिम्त नहीं नजर आ रही, कंसिस्टेंसी नहीं थी कोई। अच्छा, और बाय द टाइम उनकी सिम्त नजर आना शुरू हुई तो उसके बाद वो फारिग कर दिया गया। अच्छा, इनके पास बड़े आराम से जो है तरीका ये नजर आता है कि ये जो है ये पीछे पीछे जा रहे। एक सेकंड,
आई एम टेलिंग यू कि जो चीज जिस जगह वो मकाम पे पहुंच चुके थे 3 साल के बाद, वेयर देयर वाज सम लेवल ऑफ क्लैरिटी, मैं सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स की बात कर रही हूं, ये अब जीरो से शुरू हुए हैं। तो वही बात, और अवाम को क्या है कि जी पिछले वाले जो थे वो बर्बाद कर गए। मैं मैडम आगे बढ़ता हूं क्योंकि मैं मैडम को भी जरूर टाइम दूंगा हमारे से फोन लाइन पे। मैडम, वो आपने कहा ना कि जब उनका टाइम आया तो आंखें खुली तो ना वो था ना रंगे बहार था, आंसू थे और 400 गर्दो खुबार था। उन्होंने भी जब आंखें खोली, 3.5 साल हुकूमत मिली है। क्यों जी, बहुत बड़े राजा हैं कि आपको 5 साल मिले हैं। इस मुल्क में सबने 3.5 साल ही हुकूमत की है, 5 साल किसी ने भी पूरे नहीं किए हैं। जरदारी साहब ने किए, लेकिन वो भी उन्होंने सदर के तहत किए। जी नईमा किशोर साहबा, आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि ये DGI-SPR हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारी डेफिनेटली एक स्पोक्समैन है, वो आकर जब एक बात की वजाहत कर देते हैं कि जी ये साजिश नहीं थी, ये साजिश का कहीं पे जिक्र नहीं आया। खुद जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग खान साहब ने तलब की, उसके बयानिए में भी कहीं साजिश का लफ्ज नहीं। मदाखलत तो हमेशा पाकिस्तान के मामलात में रही है कि हकानी ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन करो, इस ग्रुप के खिलाफ करो। खैबर हमने ऑपरेशंस लॉन्च किए तो उन्होंने कहा कि जनाब आप बॉर्डर पर ये काम करो। हमें डू मोर और डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस तो हमेशा मिलती रही हैं बदकिस्मती से। इसे मदाखलत कहते हैं, आप समझती हैं, या जो खान साहब कह रहे हैं कि इस मदाखलत को साजिश कहते हैं? नईमा किशोर साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी मैडम, देखिए इसको तो देखिए आपकी आवाज आ रही? जी प्लीज। इसको तो जो खान साहब के झूठ पे झूठ थे वो तो एक एक होके क्लियर हो रहे हैं। DGI-SPR के बयान ने उसको क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई, और जो वो कागजों पे कागज लहरा रहे थे तो उससे भी पता चल गया। एक चीज तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो बाहर से जो लेटर होते हैं, एक सिंपल चीज में उसकी बता दूं कि एक तो वो एक वाज़ेह उसकी चीज होती है कि वो सफेद कागज उसका होता नहीं है, उसका एक कलर चेंज होता है, वो ऐसा चिट्टा कागज होता नहीं है। ये तो एक आम बंदे को भी पता होता है कि वो सफेद कागज पे होता नहीं है। जिस तरह हमारा वो स्पीकर कागज दिखा रहा था, कभी वो इमरान खान साहब वो जेब से कागज निकाल के वो लहरा रहा होता था कि ये वो है वो खत, और वो दोबारा जेब में डाल दिया जाता था। तो वो सफेद बाहर आ गई है मैडम, वो उसको छोड़े, वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तो वो किसको बेवकूफ बना रहे कि ये है वो कागज? तो मेरे ख्याल में इतने बे जो प्रोड्यूसर साहब PTI से कोई आम बंदा होता है जिसको वो फॉरेन पॉलिसी का थोड़ा सा भी पता लिबे होता है, उनको ये पता होता है कि वो आम सफेद कागज पे नहीं होता। तो इतना तो बंदे को समझ होनी चाहिए। तो उनके ये जो झूठ होते हैं वो बेनकाब हो रहे। दूसरा जो अभी कुछ चीजें डिस्कस हो रही थी, तो अगर ये कह रहे कि 3 सालों में उन्होंने बिजली पे या इन चीजों पे मंसूबों पे अभी वो काम शुरू करने वाले थे, उनको हुकूमत से हटा दिया गया, तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी, क्यों निकाला आप लोगों ने? मैडम आप लोगों से गिला तो बनता है, क्यों निकाला उनको आप लोगों ने? क्यों निकाला? कितने प्रोजेक्ट उन्होंने किए? क्यों निकाला आप लोगों ने? रात को 12 बजे अदालतें लगवाई और आप लोगों ने उनको निकाला, क्यों निकाला आप लोगों ने? हमने एक आईनी कानूनी तरीके से निकाला है, ये हमारा हक था, आईनी हक था। हमने कोई उनके लिए अदालतें नहीं लगवाई, आईनी रास्ता के जरिए निकाला है। अगर ये गलत है तो आईन से इस शिक को हटा दिया जाए। हमने तो एक आईनी तरीकाकार अपनाया है, इन्होंने तो इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया था कि मैं जानिबदार है। मेरे ख्याल में आप प्लीज अगर सुन ले, प्लीज अगर सुन ले, जी पूरा करें प्लीज आप सुन ले। उन्होंने खुद जलसे में खड़े होके ऐलान किया था कि मैं बड़ा खुश हूँ, मैं तो चाह रहा था कि ये लोग आ जाए, ये मुझ पे अदम एतमाद ले आए, ये मैं तो इस दिन के लिए दुआएं कर रहा था कि ये लोग अदम एतमाद ले आए और ये बेनकाब हो जाएंगे। क्या आप लोग भूल गए इन चीजों को? शेख रशीद साहब के बयानात थे, मैडम शेख साहब को छोड़े, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, शेख साहब हमें फोन पे टाइम नहीं देते, तो इनके बयानात शेख साहब को छोड़े, वो उनकी बातों पे अब हमको इतनी उनको तरजीहात में भी मैं जब बोलती हूँ क्योंकि मैं फोन पे हूँ तो मैं आपको नहीं सुन रही, तो आप मुझे काट रहे, तो इससे कुछ मैडम मैंने टाइम भी बैलेंस करने हैं ना, मेरे 1-2 सवालात होते हैं वो सुनने में चाहता हूँ कि आप शॉर्ट मुझे बताएं ना। मैं ये पूछ रहा था कि इस वक्त आप ये बताएं कि क्या आप समझती हैं कि फौज इस वक्त न्यूट्रल है, गैर जानिबदार है, किसी किस्म का कोई इंटरवीन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मदाखलत, ये पॉलिटिकल मुनवरिंग या कोई ऐसा कोई काम तो नहीं कर रही एस्टेब्लिशमेंट? बिल्कुल, फौज का आईनी कानूनी उनका ये
आईनी डोमेन ही यही है कि उनका काम ये सिक्योरिटी का है और वो कर रही है, तो मेरे ख्याल में उनको अपने आईनी हदूद में रहना चाहिए। हमारा तो शुरू दिन से यही मौक़िफ़ है कि उनको न्यूट्रली रहना चाहिए, उनको अपने आईनी हदूद में रहना चाहिए। और अगर वो है तो उसको किसी को क्यों इस पे एतराज है? वो क्यों उनको बार बार इमरान खान साहब कह रहे कि नहीं उनको सियासी मुदाखलत करनी चाहिए, वो क्यों उनको बार बार सियासत में धकेल रहे, वो क्यों चाह रहे कि वो नहीं वो उनको कंधा दे, वो क्यों उनको कह रहे कि नहीं मेरे पेज पे आना चाहिए, जब उनके पेज पे होते तो वो कहते हैं कि नहीं बस मेरे साथ उनको होना चाहिए। वो मसला ये है कि वो क्यों बार बार जाते हैं कि मेरे लिए सेनेट का चेयरमैन मुंतखब करे, मेरे लिए असेंबली में मेंबरान को लाया जाए, मेरे लिए वोटिंग में वो करे, मेरे लिए कानून साजी करे। नईमा किश्वर साहिबा, वो मिसाल आपने सुनी होगी कि मेरी बारी वाह वाह, तेरी बारी ना ना। ये तो एक हमारे एक नेचुरल फिनोमिना है, ये तो हमारी एक हकीकत है जिससे हम नज़रें चुराते हैं, लेकिन ये फैक्ट है। ये यकीन करें कि जब आप बेनिफिशरी हों तो आपके लिए सब अच्छा होता है, लेकिन अगर आप उस सिस्टम के बेनिफिशरी ना हो तो फिर सब गलत होता है। फिर नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, हम बिल्कुल, हम सिर्फ हम चाहेंगे मेरी हो या तेरी हो, हम चाहेंगे आईन और कानून की अमलदारी हो, मेरे लिए भी वही हो, आपके लिए भी वही हो। हम चाहेंगे कि आईन की अमलदारी हो, कानून की अमलदारी हो। इन्होंने आईनी इदारों को बदनाम किया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी इदारे हो, इन्होंने हर जगह आईनी इदारों को कमाल किया है। साहिबा, आप गिला ना कीजिएगा, देख रहे नोट कर ले, मैंने आपको बहुत टाइम दिया और एक और टाइम भी मैंने आपको देना, मैं क्योंकि तीसरे फेज में अब जाऊंगा। ये बजट का तीसरा फेज नहीं है बल्कि हमारे शो का तीसरा हिस्सा है, जिसमें मैं आपसे मजीद बात करूंगा क्योंकि प्रोड्यूसर साहब को फिर ब्रेक लेनी है। ले जी प्रोड्यूसर साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं चाह रहा था डॉक्टर फरीदा साहिबा, क्योंकि अब वो एक हमारे इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, तो पॉलिटिक्स पे भी कोई सवाल करता, लेकिन दरस व तदरीस से मुंसलिक हैं, उस्ताद भी हैं, फिर माहिर माशियात भी हैं, तो मैं उनसे उसी लाइन पे बात करूंगा। मैडम ये बताइएगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको हमने बहुत देर से तस्लीम किया, हमें पहले भी तस्लीम कर लेना चाहिए था कि उसकी कुछ शराइत इस तरह की थी, गो कि मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ, बल्कि अब ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि ये अमरीकी मफादात का और ताकतवर ममालिक के ज़ेर असर है और उन्हीं के मफादात के लिए काम करता है। हम गरीब ममालिक के ऊपर तो हमेशा तलवार वो लटकाए रखता है ब्लैक लिस्ट करने की, लेकिन वो ग्रे लिस्ट में भी हमें रखा है। और बदकिस्मती ये है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हम पे ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट हमें करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़े टेरर फाइनेंसर हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है वो टेरर फाइनेंस कर रहे हैं। फैटफ और IMF, इसके गठजोड़ को आप कैसे देखते हैं? अच्छा जी, देखिए फैटफ और IMF का टेक्निकली तो आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। फैटफ एक वॉच इनडायरेक्टली तो है। देखिए दोनों के अंदर जो की प्लेयर है वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो दोनों में काफ़ी मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लेयर्स है, लेकिन लॉबीज है ना जी। IMF की भी में भी आपकी ममालिक जो है वो उसको डिफैक्टो कंट्रोल करते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग तो IMF भी जो है वो एक कंसोर्शियम है बहुत सारे ममालिक का, और हम भी उसके उतने ही मेंबर हैं जितना कि यूनाइटेड स्टेट्स है, लेकिन क्योंकि हम उससे कर्जे लेते हैं और बार बार उससे बेल आउट की रिक्वेस्ट करते हैं, और उसके ऊपर जो पैसे देने वाले ममालिक हैं उनकी जाहिर है कि ज़्यादा से होती है। वरना तो बेसिकली ये बात ये होती है कि IMF के अंदर जितने भी ममालिक शामिल हैं, इट इज़ मतलब उनको IMF से रुजू करना बिल्कुल उनका हक है, दे कैन डू इट। ये एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट्स है, उसका काम ही है कि वो डूबती हुई जो इकोनॉमीज हैं उनको स्टेबलाइज करें ताकि पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे। इसमें सारे ममालिक का फायदा है। शौकत तरीन साहब खुद एतराफ़ किया, उन्होंने अपनी वजारत संभालने से 4 दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि एक निजी टीवी पे हमारे एक दोस्त ने उनको इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये कहा जुल्म किया IMF ने हम पे, हम IMF के पास जब मैं आऊंगा मैं IMF से असर नौ जायजा लेने की बात करूंगा, ये कैसा बेल आउट पैकेज किया। वो असद उमर को कह रहे थे, हफीज शेख को कह रहे थे, वैसे वो कह किसको रहे थे, अब वो उसको अच्छा कह रहे हैं। ये सियासतदानों पर कौन यकीन करेगा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही बात है ना कि हमने तो IMF के साथ बड़ी अच्छी डील की है, पहले वो जुल्म कर रहे थे, उन्होंने रत्ती बराबर भी है रिवाइज नहीं किया, वही जो उन्होंने जू का तू उन्होंने फैसला असद उमर साहब ने, हफीज शेख साहब ने किया था, जो बेल आउट उनके साथ किया था, और एक रिवाइज तो आपस की बात है। अज़हर साहब भी हैं, माहिर माशियात मुल्क के अजीम तरीन, वो भी उसमें शामिल। आई थिंक हमाद अज़हर, देखिए बात यह है कि उसको रीनेगोशिएट ही करना था, तो इनके पास पॉलिटिकल स्किल थी ना
ये गए ना आप मिफ्ता इस्माइल साहब, वो भी रीनेगोशिएट करने की कोशिश कर सकते थे। तो बोला था हम नहीं कर सकते। अब ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आई मीन कम ऑन, देखिए बात क्रेडिबिलिटी का लॉस है। नहीं देखिए, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि इस वक्त जो है ना पेट्रोल प्राइसेस कम हो सकती हैं, वो तो आप इंटरनेशनल मार्केट से खरीद रहे हैं ना, वो तो अगर आप उसको कम बेचेंगे। अगर कोई वन लाइनर कहना चाहती हूँ कि फिर हमने कंक्लूड करना है शो को। सर मैं आपसे यही कह रही हूँ कि बड़ा जरूरी है कि ये जो हुकूमत आई है ये अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से इंप्रेस करे। अभी तक तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब तक वो आईएमएफ को वो बाय बाय कह दे। आईएमएफ को छोड़ें, बात ये है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज जो शुरू में मैंने शुरू किया था। ग्रोथ हमें डिलीवर करे और साथ साथ हमें मॉनेटरी, सर ग्रोथ के अंदर एक्सचेंज रेट आपका रोजाना जो है वो ऊपर जा रहा है, क्या करें? देखिए ना, यही तो चीजें मैं कह रही हूँ। फर्स्ट स्टेप तो ले लेने देना, फर्स्ट स्टेप तो ले लें, फिर उन्हें छोड़ देते हैं, मौका भी दे देते हैं। फर्स्ट स्टेप तो नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन अभी तक तो वेरी वेरी अनइम्प्रेसिव इकोनॉमिक। ठीक है, यू आर राइट। ये मलिक साहब एक सवाल भी सुन लीजिएगा, आप फिर अपने दिल की बात भी कह दें, बल्कि दिल की भड़ास निकालें। आपको तो खैबर न्यूज़ पे हमारी कोई भी पॉलिसी इस तरह की नहीं है कि जी हमारी कोई लाइन होती है, जो आपका दिल करे, क्योंकि हम न्यूट्रलिटी पर यकीन रखते हैं, जो वाकई न्यूट्रलिटी होती है उस पर यकीन रखते हैं। वैसे अब मशवरा भी है, सवाल भी है, हुकूमत जल्दी मत छोड़िएगा, ये अवाम आपको वोट नहीं देंगे इस सूरत हाल में। अगर आपने अवाम को अकेला छोड़ दिया बेयारो मददगार, और जो मुल्क के बड़े मुहाफिज जो इस टाइम कहते हैं कि जनाब मैं इस मुल्क का मसीहा बन के आया हूँ, वो भी जल्दी जल्दी इलेक्शन करा रहे हैं, अगर 3 माह में केयर टेकर सेटअप को दे दिया तो मैशत कैसे चलेगी? देखिए जी, पहले आपके सवाल का जवाब, ये हुकूमत अपनी मुद्दत ये पार्लियामेंट पूरी करेगी और अपने वक्त पर इलेक्शन होंगे। भागने के लिए आए नहीं, संभालने के लिए आए हैं। 500 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल से इस मुल्क और कौम को बचाने के लिए आए हैं। मुफ्ता इस्माइल या जो भी टीम है पीडीएम की, जो मौजूदा हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है, सलाहियत रखती है डेफिनेटली, और इंशाल्लाह आपको 2-3 महीने बाद थोड़ी बेहतरी नज़र आएगी और डूब जाने से बच जाएंगे। मतलब घबराना तो नहीं, हमने घबराना नहीं है, ठीक है। और जो मसले पैदा हुए हैं, अगर एक लाइन में मैं बताऊं तो पूरी कौम को समझ आ जाएगी। इमरान खान ने आईएमएफ के साथ जो डील किया था, जब मुफ्ता इस्माइल को हमने भेजा कि जाके बात करो कि रिवाइज करे, रीशेड्यूल करे, उसने कहा जी जो इमरान ने हमारे साथ डील किया है उसमें इतनी जो है सब्सिडी नहीं लगानी तेल के ऊपर। कमिटमेंट कर चुके थे, वो कमिटमेंट कर चुके थे। बिजली के बिल इतने बढ़ाने हैं पर यूनिट प्लान। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों पे यकीन कौन करे, आप लोग हर बात से इनराफ कर लेते हो, इतना आपने टैक्स लगाना है। सीधी सादी बात है, मुफ्ता इस्माइल अगर ये कर सकते हो तो ठीक है, बेल आउट हो जाएगा, आपको और पैसे मिल जाएंगे। नहीं कर सकते तो जो श्रीलंका का हाल है वही तुम्हारा, तो फिर हम क्या करते? हमने तो नहीं की डील तो पिछली हुकूमत ने की और हमने फुलफिल की। अब ये जो लगा हुआ है ना प्रोड्यूसर साहब का, ये बड़ा खतरनाक है। फिर एक बयान आ गया कि जी क्लोजिंग करनी है, लास्ट लाइन फिर मैं नहीं, बिल्कुल कर ले मेरी बात। नहीं, मैं साहब आपकी तरफ आऊंगा। अब ये बताइएगा कि इतनी मुश्किलात आपको नजर आ रही हैं, इंतखाबात का बरवक्त होना क्या आप लोगों को कोई पॉलिटिकली सेव करेगा आप लोगों को सियासी तौर पर, या आप समझती हैं कि इंतखाबात जल्दी करवा लेने चाहिए, यही हल है? और अगर नहीं करवाना चाहिए, क्या ये श्योरिटी आप दिलवा सकती हैं कि ये तमाम एक्सपीरियंस पॉलिटिकल फोर्सेस और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये इस भंवर से निकाल लेंगी, या आप ये कहेंगी कि खान साहब भी आए और पीटीआई भी शामिल हो, ताकि मिलकर ये जो अवाम, सॉरी टू से मैं कहूंगा कि कौन सी अवाम, काहे की अवाम, बस वोट डालो, बस इस हद तक अवाम है, उसके बाद कौन सी अवाम, काहे की अवाम, उस अवाम को रिलीफ मिल सके? क्या ये एक यूनानिमस कोई डिसीजन या कोई मिसाके जमहूरियत तो हो गया, मिसाके मईशत होगा? इस वक्त मेरे ख्याल में मिसाइल का हल फौरी इलेक्शन नहीं है, और न इस वक्त हमें अपनी सियासी जमातों को देखना होगा, इस वक्त हमें मुल्की मसाइल को देखना होगा, इस वक्त हमें अपने सियासी मुस्तकबिल की तरफ नहीं, मुल्की मसाइल और मुल्की मुस्तकबिल का सोचना होगा।